बाकी इन जनरल सोसाइटी को, अगर सोसाइटी को ग्रो होना है, किसी कंट्री को ग्रो होना है, तो बिजनेस के जरिए ही ग्रो हो सकती है। बाकी कोई तरीका नहीं है। इकोनॉमी अगर ग्रो होना चाहती है तो अगर बिजनेस ग्रो होगा तो ही चलेगा, राइट। पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो बदल रही हैं, सुधर रही हैं। उसका रीजन क्या है? मेन फोकस किधर है? इकोनॉमी को सुधारने के ऊपर है, बिजनेस को ईजियर करने के ऊपर है, जो अभी तक नहीं था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेक होल्डर्स, और लास्ट में डेफिनेटली कोई भी बिजनेस ग्रो होता है तो ज्यादा टैक्स मिलता है, तो गवर्नमेंट को तो फायदा होता ही है, राइट। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वैल्यू क्रिएट होती है तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलना चाहिए, तभी होगा, वरना वो नहीं होगा। अच्छा, इसके बीच में एक चीज रह गई, वैल्यू क्रिएशन वर्सेस वैल्यू डिस्ट्रक्शन, राइट। डिस्ट्रॉय कैसे होती है कि अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और 1 या 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू और भी कम हो गई, तो वैल्यू खत्म हो गई, राइट। जो रिसोर्सेस हमको दिए गए थे, जो कैपिटल, मैन पावर, जगह, मशीनरी, प्लांट, सब कुछ दिया गया था, उसमें से हम कुछ नहीं कर पाए, क्रिएट नहीं कर पाए जिसकी कीमत बढ़े। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, जो मैं अनेक बार बोलता हूं, गवर्नमेंट ने जहां जहां पे बिजनेस करने की कोशिश की, वहां पे उन्होंने वैल्यू क्रिएट करने में सफलता नहीं पाई है। जनरली सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस वैल्यू को डिस्ट्रॉय किया है अभी तक, जिधर भी आप देखोगे, राइट। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, MTNL या BSNL, राइट। सोचो कि 1995-96 में पहली बार मोबाइल आया, उसके पहले की सिचुएशन सोचो। अगर आपको एक लैंडलाइन चाहिए तो कितना इंतजार करना पड़ता था, राइट। 2 साल, 3 साल। OIT, किसी ने फोन लिया है? OIT, आई हैव टेकन OIT। OIT में 1 साल के अंदर या ऐसा कुछ शॉर्ट टाइम में मिलेगा, 1 साल के वेटिंग लिस्ट के अंदर आपको फोन मिलेगा, वरना तो 7-8 साल लगेंगे फोन में। सोच लो, इनके पास सब कुछ था, अभी भी है, अच्छा से अच्छा फिजिकल रिसोर्सेस हैं, अच्छे से अच्छे मौके पे MTNL के पास बिल्डिंग्स हैं, लोकेशंस है, सब कुछ है, जरूरत से 3 गुना ज्यादा मैन पावर है। फिर भी आज अगर आपको एक मोबाइल कनेक्शन लेना है या लैंडलाइन कनेक्शन लेना है, आपके पास MTNL है, आपके पास एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और अभी जियो भी है। आप MTNL को ये 5 में से किस नंबर पे रखोगे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में? कुछ और भी लूंगा लेकिन MTNL नहीं लूंगा। क्यों? वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए, डिस्ट्रॉय किया, राइट। लोग बोलते हैं ऐसा कि प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, बराबर। मतलब ये सारा जो मीडिया वगैरह को आप लोगों को मतलब देखने को मिलता होगा, हम पब्लिक को बिजी रखने के लिए ये लोग अननेसेसरी ऐसे डिबेट क्रिएट करते रहे, प्राइवेटाइज कर देंगे, रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, किराया बढ़ जाएगा, फेयर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूं अगर रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, सस्ता होगा, 110% सस्ता होगा। सोचो, वापस वही 20-25 साल पहले अगर खाली हमारे पास एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस होती, तो हम में से बहुत सारे लोग अभी भी फ्लाइट का सपना देख रहे होते। अभी ये जो सस्ता हुआ है ना, इतने सालों के बाद भी अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो 2-3 हजार 4 हजार रुपए में आपको टिकट मिल रही है। क्यों? बिकॉज प्राइवेटाइज्ड है, प्राइवेट कंपनियां हैं, इफिशियंट है, इसलिए गो एयर, इंडिगो बहुत सारा सक्सेसफुल है, स्पाइस जेट, मतलब इकोनॉमी जो एयरलाइंस हैं इतनी सारी वैल्यू दे पाते हैं। इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, अभी खाली एयर इंडिया रहा है, दोनों मर्ज हो गए हैं। सो एयर इंडिया ये आपको कभी भी नहीं दे पाता था। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि सारे बिजनेसेस वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कुछ सरकारी बिजनेस हो जाते हैं, प्राइवेट बिजनेस में भी कुछ सरकारी बिजनेस हो जाते हैं ना, समझे ना। ये एग्जाम्पल थे, कहने का मतलब कि हर बिजनेस वैल्यू क्रिएट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बिजनेस वैल्यू डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? अगर कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं रखते, अगर एम्प्लॉय को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते तो डिस्ट्रॉय होती है। सो ये बात हमको याद रखनी है कि हमारा बिजनेस वैल्यू क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि वैल्यू डिस्ट्रॉयर, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज,
अभी वैल्यू क्रिएट कहां से होती है, सोर्सेस ऑफ वैल्यू। सो जो शुरुआत में, अभी देखो 1947 में अपने को आज़ादी मिली ना, तभी कुछ अलग माहौल था ना। तो उस वक्त ऐसा था, तो उस वक्त के जो भी पावरफुल लोग होंगे उन्होंने सोचा कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी से लेके, पानी से लेके, रेलवेज या ट्रांसपोर्टेशन या जो कुछ भी है, एयर, टेलीकॉम, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में ही रखने का, ताकि लोगों को सस्ते दरों में ये सारी चीज़ें मिलती रहें। ये उनका उस वक्त का इंटेंशन, इरादा होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सो वैल्यू क्रिएट करने का मौका मिलता है हमको थ्रू आवर पोजीशन। गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस थे, सपोज BSNL या MTNL हैं, या तो रेलवेज है आज, या एयर इंडिया थे, उनके पास पोजीशन था, मोनोपोली था, और कोई था ही नहीं। सो उससे वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अच्छा, ये उनके लेवल की बात हुई। अगर हमारे पास एक छोटी सी शॉप है, मान लो कि हमारी एक ग्रेन शॉप है, ग्रेन किराना शॉप, जिस इलाके में वो ग्रेन शॉप है वहां पे दूसरा कोई शॉप नहीं है, दूसरी कोई दुकान नहीं है, तो उस पोजीशन का अपने को फायदा मिलेगा और वहां से क्रिएट हो सकती है वैल्यू, राइट। सो पोजीशन से वैल्यू क्रिएट हो सकती है क्योंकि वो मोनोपोली है। अच्छा, दूसरा, आज के जमाने में भी वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक और पोजीशन है जो हमको, मतलब हमारे कनेक्शंस के द्वारा हमको मिल सकती है, राइट। सो अगर हमारे पास पावर है, अगर हमारे पास अथॉरिटी है, तो भी हम शुरू तो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वैल्यू क्रिएट करेंगे कि नहीं, वो तो समय बताएगा। सो वैल्यू क्रिएट करने का सोर्स हो सकता है पोजीशन, पावर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रिसोर्सेस। अगर हमारे पास पोजीशन नहीं है लेकिन बहुत पैसा है, तो मैं जियो खड़ा कर दूंगा बराबर, इतने हद तक बर्बाद कर दूंगा, सब लोगों को फ्री दे दूंगा, राइट। तो सारे लोगों के कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास एक रिसोर्स है जो दूसरे लोगों के पास कम है, दैट इज मनी। तो रिसोर्स से भी वैल्यू क्रिएट हो सकती है, राइट। एक रिसोर्स है। दूसरा, या तो मेरे पास एक फेमस ब्रांड है, मेरी ब्रांड लेके ही लोग पैसा दे देते हैं, ब्रांड देख के ही पैसा दे देते हैं, तो उससे भी वैल्यू क्रिएट हो सकती है, राइट। या मेरे पास कोई एक ऐसा पेटेंट है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है, मुझे ही सिर्फ मालूम है, तो उसमें से भी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। सो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि दूसरों के पास नहीं है, बहुत रेयर है, और उसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब उसके जैसा कॉपी करना बहुत मुश्किल है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को वो बहुत पसंद है, ऐसी कोई खास चीज अगर हमारे पास है, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सकेगा, राइट। तो ये सोर्सेस हमको समझना है। अच्छा, अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, अगर हमारे पास ये पोजीशन नहीं है, फिर भी वैल्यू क्रिएट करने का ऑप्शन है, और वो है अगर हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। मौका किधर है, मौका किधर होगा? मार्केट के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी घड़ी कस्टमर को जो चाहिए वो हमेशा मिल रहा नहीं होता है। जो देने वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट देने वाले होते हैं, जो सप्लायर होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी प्रोडक्ट में, क्वालिटी में या सर्विस में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर हम उस कमी को, अगर हमारा जो कस्टमर बेस है, अगर हमको पता चलता है कि इस कस्टमर बेस को ये चीज चाहिए और अभी के जितने लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो मेरे कंपटीटर्स हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं, अगर मुझे वो पता चल जाता है, उस गैप के बारे में मुझे पता चल जाता है, तो उस गैप को एज एन अपॉर्चुनिटी में यूज कर सकता हूं। अगर कस्टमर को वो चीजें देना चालू करूंगा तो डेफिनेटली मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। सो कुछ एग्जांपल्स वापस हम देखेंगे। रिसोर्सेज सबके पास सेम होते हैं, लेकिन किस तरह से वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हमारी जिंदगी में हम आज देख रहे हैं, उबर या ओला। ओला उबर को देख के खड़ा हुआ, लेकिन वो जो कंसेप्ट है फाइनली सोच लो, रिसोर्सेस वाइज देखा जाए तो वही है, उतनी ही गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां थी जो पहले टैक्सी के फॉर्म में थी, बराबर, अवेलेबल तो थी ना रोड पे टैक्सी, वही ड्राइवर थे, बराबर, रिसोर्सेस वही है, वही गाड़ियां, वही ड्राइवर्स,
लेकिन पहले जो जिस तरह से चल रहा था वहां पे कस्टमर के लिए बहुत सारा गैप था। क्या गैप था? अवेलेबिलिटी नहीं थी, मिलती ही नहीं थी गाड़ियां। हाँ, जहां जाना है वहां पे छोड़ेगा नहीं हमको। फिर क्या प्रॉब्लम और क्या गैप था? प्राइस बहुत ज्यादा थी, उसकी कंपैरिजन में सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। जो मतलब मुंबई के अंदर जो फियाट चलती है अभी भी बहुत कम चलती है, लेकिन देखोगे तो म्यूजियम में रखने जैसी है, राइट। मतलब उसको छुओगे तो कभी ऐसा लगेगा कि सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इतना गंदा सा। लैंग्वेज रफ, व्हीकल का कंडीशन खराब, कंफर्टेबल नहीं था, मिलता नहीं था, महंगा था। ये सारे गैप थे कस्टमर के लिए मार्केट के अंदर, और उसका सॉल्यूशन उबर के फॉर्म में आया। तो ये अपॉर्चुनिटी दिखा ना उसको कि ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो इस तरह से किसी भी मार्केट में पता नहीं कहां पे गैप होगा, उस गैप को अगर हम पता कर पाएंगे तो हमको वैल्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिल सकता है, राइट। तो ये हमको समझना है। इसके लिए हमको ये समझना है, थर्ड जो चीज है अभी, कि अगर हमको वैल्यू क्रिएट करनी है, देखो अभी ये सेशन अटेंड करने के बाद कम से कम आपके दिमाग में ये क्लियर जरूर हो जाएगा, चाहे आपका B2C बिजनेस होगा या B2B बिजनेस होगा, कि मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए और उसमें से मैं क्या दे रहा हूं, क्या नहीं दे रहा हूं, बराबर। तो वो डेफिनेटली आपको एनालिसिस होगा ही, दैट इज माय गारंटी टू यू, कि कितनी चीजें उसको चाहिए वो समझ कम से कम आपके अंदर आ जाएगी। उसमें से आप क्या दे पा रहे हैं वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, और क्या नहीं दे पा रहे हैं, राइट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो एक्शन आज के बाद फिर आप ले सकते हो। सो सबसे पहले हमको ये समझना है कस्टमर को चाहिए क्या, क्या चाहिए कस्टमर को, क्या हमारे कस्टमर को क्या चाहिए हमको मालूम है? हाँ, ओके। सो हमारा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। क्या हमको मालूम है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए? क्या मार्केट में सारे कस्टमर एक ही जैसे होते हैं? नो। YouTube पे मेरा चैनल है, शायद किसी ने देखा होगा, ऑलरेडी 18,000 प्लस 18,000 से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें मेरा एक वीडियो है, कस्टमर को हमेशा सस्ता ही चाहिए, ऐसा मेरा एक टॉपिक है। वो कुछ 1.5 लाख के करीब उसका व्यू, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये इतना सा 10-15 मिनट का वीडियो इतना क्यों लंबा चला। अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यस, कस्टमर को हमेशा सस्ता ही चाहिए, ऐसा मेरा सवाल है जिसका जवाब मैंने दिया है। कस्टमर को हमेशा सस्ता ही चाहिए, बोलो। हाँ। कस्टमर को हमेशा सस्ता ही चाहिए, व्हाट इज योर बिलीफ? या सारे कस्टमर को सस्ता ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। सो अभी से लेके, बिकॉज ये सारी चीजें, सी बिजनेस हम करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटली कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती ना, इसलिए बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। वो ना हो उसके लिए इस टाइप के कुछ ना कुछ चीजें अगर हम अटेंड करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और कुछ गलतियां हम कम करेंगे। इसलिए इसी प्रोसेस में इस टाइप के सेशंस की कुछ वैल्यू है। अभी सोचो हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, सो आप लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, बिकॉज आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब है कि आपको इस टाइप की प्रोसेस की वैल्यू थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन कुछ और लोगों को आपने बात की होगी कि चलो उधर जाके कुछ बैठते हैं, कुछ समझते हैं, सीखते हैं, तो बोलते हैं बिजनेस के लिए सीख के थोड़ी बिजनेस होता है, कोई हमको कैसे बता सकता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलाने का, राइट। लेकिन अगर आप, बिकॉज मैं तो अनुभव से सीखा हूं कि गलतियां हम करते हैं और उसमें से अगर कोई कहीं से गाइडेंस मिल जाता है ना, तो उसका कीमत बहुत ही मतलब सस्ता पड़ता है वो गाइडेंस, यू नो। खुद गलती करके मरने का, परेशान होने का, लॉस करके जो करने का ना, उसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी एडवाइस लेके करने का बहुत फास्ट और जल्दी होता है। बहुत सारे बिजनेसेस को मैं कंसल्ट करता हूँ, जनरली SMEs हैं, एक साइज के ऊपर हैं, कम से कम 50 एम्प्लॉइज, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, और उसके बाद बड़ी साइज होगी तो ही, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका जो साइज होता है उसकी कंपैरिजन में उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसका सोल्यूशन अगर थोड़ी सी फीस लेके उनको मिल जाता है ना, तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है।
उनको समझ में आता है कि यार हाँ, इतनी सारी बड़ी गलती अगर हम करते थे, अगर इतना छोटा सा एक चीज़ अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत गुना ज़्यादा होता है। सो अभी इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर वर्कशॉप सीरीज भी शुरू करने का यही इरादा था कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो एसएमईज के लिए जो कर रहा हूँ वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी उनसे भी छोटे बिजनेसेस हैं जिनको भी हेल्प तो चाहिए, और हम जाके एक एक पर्सन के साथ बैठ के ये नहीं कर सकते, इसके लिए शुरू किया है। फिर भी नहीं, कुछ लोगों को ऐसा होता ही है कि बिजनेस कभी भी लेक्चर जाके, सेमिनार, वर्कशॉप में जाके तो सीखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि हमको जरूर जाके कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। पर्टिकुलरली ये चीज तो हर पर्सन को, हर बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए कि हर मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं वो सेम नहीं होते, और इसके लिए एक बहुत ही सेम नहीं होते, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक थियरी है जो एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये एक रजू की है, जो उन्होंने पेश की है, मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। इनका नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का एक पिरामिड है, एक हायरार्की ऑफ नीड्स। वो कहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं ना, सारे लोगों की जरूरतें एक जैसी नहीं होती। हम पूछते हैं लोगों को कि क्या चाहिए आपको, तो क्या बोलेंगे? हमको जिंदगी में चाहिए क्या? बराबर है? यह जवाब आएगा? अभी अपने आप को पूछो। इनफ है? रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया तो इनफ है? हाँ, इसमें रुको, अभी और ऐड करो। हाँ, मोबाइल आएगा, मोबाइल के साथ इंटरनेट चाहिए, है ना? मोबाइल विदाउट इंटरनेट मतलब शरीर के बगैर, मतलब आत्मा के बगैर का शरीर हो जाएगा ना। आत्मा है, शरीर नहीं है। अरे क्या बोलते हैं? मोबाइल विदाउट इंटरनेट इज बॉडी विदाउट सोल, बराबर? आत्मा के बगैर का शरीर हो जाएगा, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, साथ में सब कुछ चाहिए, बराबर? अच्छा, ये सब हो गया, उसके बाद चार्जर चाहिए। हम जूझते ही रहते हैं, जिंदगी में हमको बिजी रखा है इन लोगों ने, राइट? और रखेंगे ही बिजी, हम बिजी रहेंगे हमेशा, देखना कभी भी अंत नहीं होने वाला है। एप्पल अभी भी काम कर रहा है, अमेजोन अभी भी काम कर रहा है, गूगल अभी, सारे लोग हमको बिजी रखेंगे, चिंता मत करो। एनीवे, सो हमको रोटी, कपड़ा, मकान ही चाहिए, कुछ और चाहिए? बहुत कुछ चाहिए ना अभी, बराबर? हाँ, गाड़ी चाहिए। अच्छा, आज गाड़ी चाहिए, हाँ, 2 सालों के बाद बड़ी गाड़ी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना, उससे बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलता है। हाँ, बिजनेस के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, कस्टमर के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में। सो ये जो रैकेट बैकेंजर कंपनी जो है ना, आरसी, उन्होंने बनाया ये, आई थिंक अभी ये ग्लेक्सो के पास है, जो भी कंपनी है। सो इसने बनाया ये लिक्विड, बराबर? अभी उसके अंदर कुछ वैल्यू है, मतलब आपके जीवन में उसकी कुछ कीमत है, वो आपको समझाना पड़ेगा ना। तो वो कम्युनिकेशन के लिए ये है कि मदर को ऐसा बताया जाए कि अगर बच्चे की सुरक्षा चाहते हो तो उसको डेटॉल से हाथ धोने की आदत डालो, राइट? सो उसको वैल्यू बताई गई, क्योंकि वैल्यू पता नहीं थी ना उसको नहीं मालूम था कि उसको डेटॉल की जरूरत है उसके बेटे के लिए। सो इस तरह से कंपनियां प्रोडक्ट बना के फिर उसकी वैल्यू सामने वाले को, कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका एक एग्जांपल है। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान हमको चाहिए। पहले जब कुछ नहीं मिलेगा तभी दाल रोटी इनफ है, फिर दाल रोटी मिलना चालू हो गया, फिर हमको दाल रोटी से थोड़ी वैरायटी चाहिए, बराबर ना? फिर हमको क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। उसके बाद अच्छी जगह पे बैठ के, गुड प्लेस, उधर बैठ के खाना चाहिए, राइट? फिर और भी आगे बढ़े, हाँ, बॉडी बढ़ गया, वजन बढ़ गया, अभी गुड फूड हो गया, अभी डाइट फूड चाहिए, बराबर? डाइट फूड चाहिए। उसके बाद और भी आगे बढ़ गई कहानी, डाइटिशियन से बहुत सारी मेहनत ली, सब कुछ। उसके बाद सात्विक फूड चाहिए, उस लेवल पे आदमी पहुंच जाता है। एक चीज आपको मैं बोलता हूं, आप में से कोई वेट लॉस का बिजनेस करता है? ऐसा हेल्प करता है वेट लॉस करने में? नहीं ना? ऐसी कोई सर्विस देता हो या ऐसी प्रोडक्ट बनाता हो? एनीवे, ये इंडस्ट्री चल तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन इससे रिजल्ट कस्टमर को कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। उनका कोई फॉल्ट नहीं है, सारे वेट लॉस वाले अच्छे ही काम कर रहे हैं, उनका इरादा सही है, उनकी एक्सपर्टाइज में कोई डाउट नहीं है, लेकिन कस्टमर जिसका वेट बढ़ा है
क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? हैबिट से, बराबर। तो ठीक है, अगर मैं किसी डाइटिशियन के पास जाऊंगा, वो मेरा वेट कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ खाना ऐसा बताएगी, उस तरह से मैं खाऊंगा, तो शुरुआत में तो मेरा वजन कम होगा, लेकिन वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद, बिफोर आफ्टर सब कुछ हो गया। हाँ? और मैंने देखा है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, जो अभी अभी आप में से कोई डाइट पे है, अभी बोलेगा भी नहीं कुछ। नहीं, ये बीच में जरूरी है, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन। जो डाइट पे होता है ना, उसकी बातें सुनना कभी भी। हाँ, आजकल तो है ना, मैं XYZ उसको कंसल्ट कर रहा हूँ, तो क्या क्या खाने का वो इतना इतना रस से बताता है ना वो सारा चीज। सुबह में उठ के है ना 3 ग्लास पानी पी लेने का, फिर कुछ खाने का नहीं, 1 ग्लास मिल्क, शक्कर नहीं डालने का। अगर आपको मीठा चाहिए तो देखो इस तरह से उसका एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें हनी डालने का, प्योर हनी होना चाहिए, और 4 आलमंड लेने का। इतना रस से बोलता है ना, उसकी बात सुनना कभी भी। मैं तो बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, तू बोल डाइट पे ना, तू बोल तू कैसे खाता है। फिर नाश्ते में 1 फ्रूट होना चाहिए, 1 ही फ्रूट लेने का, और खाखरा, बटर नहीं लगाने का। खाखरा मेरे उसको मतलब जिस तरह से बात करता है ना, उसको समझ में आपको खुद को ऐसा लगेगा कि उसकी आंखों के सामने खाखरा दिख रहा है, संतरा दिख रहा है ना, ऐसा इस तरह से। तो अभी सोच लो, जिस आदमी को इतना प्यार है उस खाखरे से, उस हनी से, वो अभी भले ड्रामा कर रहा है करेगा 1 आध साल चलेगा ये सब कुछ। आपको लगता है जब डाइटिशियन खत्म हो गई, उसकी फी पूरी हो गई, उसके बाद वापस उसकी आदत वापस नहीं आएगी? बिफोर हमको फोटो दिखाते हैं वो लोग, बिफोर का, फिर आफ्टर का दिखाते हैं, उसके आफ्टर दैट का कभी भी नहीं दिखाते। नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, जाके देखो जो बिफोर वाला है ना, सपोज अभी कोई 2018 में जिसका आफ्टर आपको दिखा रहा है ना, उसका बिफोर आपको मालूम होगा कि 2015 में वो पर्सन कैसा था। उसका 2021-22 में देखना, बिफोर और आफ्टर दैट में कोई फर्क ज्यादा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, राइट। लेकिन फिर भी ये सब है ना कि रोटी कपड़ा और मकान की बात है। अगर खाली दाल चावल से चलती थी बात, तो यहाँ पे गाड़ी पहुंचती नहीं थी ना। लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीजें, डाइटिशियन या वेट लॉस या ये सब डाइट फूड क्यों चला? क्योंकि जिंदगी की जरूरतें बढ़ गई, खाने की बात आई। उसके बाद कपड़ा हमको चाहिए, क्या है, हाँ, हमको बदन घटने के लिए, अरे क्या, बदन ढकने के लिए एक कपड़ा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन इतनी आसान है बात। जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे वॉचमैन के पास 2 टी-शर्ट हैं टोटल। सो मेरी वाइफ ने बोला, जो आपका टी-शर्ट पुराना हो गया है मैं उसको दे देती हूँ। तो उसने 2 टी-शर्ट दिए मेरे यूज्ड हुए। तो सोच लो, उसकी वार्डरोब की साइज डबल हो गई। समझे ना, 100% इंक्रीज, राइट। तो उसको, ऐसे जो बेचारे लोग हैं, उनको पता है कि कपड़ा कपड़ा होता है, राइट। वो कलर नहीं देखता है कि सर ये ब्लू कैसे दिया, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं है क्या? है ना, है। तो वहां तक रोटी कपड़ा मकान वाला कपड़ा ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने को समझ में आने लगा कि कपड़ा तो जब चाहिए तभी मिलेगा, तब हमारे नखरे बढ़ गए, बराबर। फिर हमको कपड़ा चाहिए तो अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, उसके बाद ब्रांडेड चाहिए। वो इधर जो लगा हुआ होगा ना, उसके लिए मैं 2000 रुपये दूंगा, क्योंकि इसकी कीमत है ना, हाँ, राइट। सो ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड ऑर्डिनरी हो जाएगा। अभी 2005 रुपए का तो शर्ट कोई भी पहनता है, तो मुझे तो ऐसा शर्ट पहनने का जो कोई नहीं पहनता है, बराबर। रॉकी एस या ऐसा कोई बड़ा सा आदमी मेरा शर्ट डिजाइन करेगा, वही शर्ट जो 2000 या 5000 में मिल सकता है, 2 लाख रुपया लेगा, मैं दूंगा उसको, अगर होगा तो दूंगा, राइट। सो हमको ऐसा डिजाइनर क्लोथ चाहिए। फिर ये सब कुछ हो गया, बहुत आगे बढ़ गई जिंदगी। फिर अभी मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, कन्वीनियंट क्लोथ्स चाहिए लास्ट में। जैसे सात्विक आहार चाहिए, ऐसा अभी कन्वीनियंट चाहिए, बराबर। ओके। उसी तरह से मकान, पहले अपने सर को ढकने के लिए एक छत चाहिए, तब तक ठीक है। उसके बाद पक्का मकान चाहिए,
पक्के मकान के बाद बिगर हाउस चाहिए, बाजू वाले से ज़्यादा चाहिए, मेरे रिश्तेदार से बड़ा चाहिए, ऐसा। अच्छा, पक्का मकान चाहिए, बड़ा हाउस चाहिए, उसके बाद गुड लोकेलिटी में चाहिए, अच्छी जगह पे चाहिए, राइट। ये भी है ना। सो रियल एस्टेट का जो आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं माइक्रो मार्केट्स। मीनिंग अगर मैं कहता हूं कि मलाड के अंदर इतना रेट होता है, हाँ, कि 10,000 रुपया स्क्वायर फुट से लेके 20,000 रुपया स्क्वायर फुट, तो ऐसा वेरिएशन क्यों होता है? तो उसमें से कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं कि जहाँ पे एक ही टाइप के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अचानक से भाव ज़्यादा होता है। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो मार्केट्स, राइट। सो गुड लोकेलिटी में होना चाहिए, और फिर सेकंड होम होना चाहिए, बराबर। सेकंड होम का मार्केट कितना बड़ा था पिछले 10 सालों में, अगर आपने देखा होगा तो लोनावाला में अपना एक बंगलो रखिए, या माथेरान में लगाइए, या इधर या उधर, किधर इधर प्लॉट, ऐसा सब चालू हुआ था, क्योंकि हर एक के पास सेकंड होम होना चाहिए, राइट। वो भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, कभी शांति से समझाऊंगा, बराबर, गिनती के साथ समझाऊंगा कि करने जैसा काम नहीं है, लेकिन करते हैं क्योंकि बाजू वाले ने लिया ना, तो मेरे को लेना पड़ेगा, ऐसा, राइट। सो इस तरह से चलता है, सब चलने दो। लेकिन एनीवे, तो ये चाहिए हमको मकान में, ऐसा बड़ा मकान चाहिए, या गुड लोकेलिटी में चाहिए, या सेकंड हाउस चाहिए, और बाद में पीसफुल होना चाहिए, लास्ट, राइट। सो रोटी कपड़ा मकान इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है, ये चीज हमको हमेशा समझने लेने की है। किसी भी बिजनेस में हम हैं, अगर एंड कस्टमर की जो लाइफस्टाइल है, उसके जीवन का जो स्तर है, जीवन का जो स्टेज है, उसमें उसकी जरूरतें चेंज होती हैं, वो जो थोड़ा समझने की जरूरत है। तो ये पिरामिड जो है, अब्राहम मैस्लो, ये जो थियरिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये समझाया है कि इंसान की जरूरत धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो ज्यादातर, मतलब ये जो पिरामिड है ना, उसके बेस में, हाँ, उसके बेस में जो चीजें लिखी हैं वो बेसिक नीड्स हैं, मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए। सो सबसे पहले जो जरूरतें हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, ये जो पूरा पिरामिड है, इसको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब क्या है कि जरूरतों का जो एक पिरामिड के जैसा, मतलब कि पहले ये जरूरत तो चाहिए ही चाहिए, इसके बाद मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा। सो देयर इज ए लेवल ऑफ डिफरेंट नीड्स, राइट। तो ये पूरी हायरार्की, ये जो पूरा स्तर है, जो लेवल्स है, वो हमको समझने बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले पर्सन को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मतलब एयर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, बराबर, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए ही चाहिए। ये जब तक नहीं होगी, कुछ और आगे पॉसिबल ही नहीं है ना उसको करने के लिए जिंदगी में, राइट। सो अभी सोचो, हम अलग अलग बिजनेसेस में हैं, हम में से कुछ लोगों के जो कस्टमर्स हैं, अगर हम कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एकदम बेसिक लेवल की है, और बहुत ही इकोनॉमिकली अंडर डेवलप जो लोग हैं, स्ट्रगलिंग जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उन लोगों के लिए वो चीजें बनती है, तो शायद हमारा कस्टमर इधर ही है, जो अभी अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है, जिसको अभी तक ये पता नहीं है ना। ऐसे तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना बहुत सारे, जो उस टारगेट कस्टमर के लिए यूज होते हैं। हम मार्केटिंग के अंदर भी इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ हमारी मार्केटिंग चेंज होती है अगर हमारा कस्टमर का जो अभी का जो नीड लेवल है, अगर हम उसको समझ में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारा कस्टमर इस पिरामिड में किधर है, राइट। सो सबसे पहली जरूरत है फिजियोलॉजिकल नीड। जब तक ये जरूरतें संतुष्ट नहीं होगी, आदमी और कुछ सोच ही नहीं सकता।